साउथ अफ्रीका 9 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। प्रोविंसेस यानी इन सभी एरियाज में अपने अपने लोकल गवर्नमेंट रूल करते हैं। इन्हीं 9 प्रोविंसेस में से नॉर्थर्न केप में लोकेटेड नॉर्थर्न केप की सबसे लार्जेस्ट सिटी किम्बर्ली और इस सिटी से 144 किलोमीटर दूर मौजूद है बुशमैन्स होल, जो साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक और एडवेंचर से भरपूर केप माना जाता है। बुशमैन होल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर आपको दिखेगा एक बहुत ही छोटा तालाब जैसे या फिर कोई गुफा के अंदर पानी जैसा बहता हुआ, जो पूरी तरह से एल्गी से भरा हुआ है। लेकिन एक केप बाहर से जितना छोटा और गंदगी से भरा हुआ दिखता है, अंदर से केप का पानी बहुत ही साफ सुथरा, गहरा और उतना ही ज्यादा खतरनाक है। ये गुफा बाहर से 393 फीट लॉन्ग और 328 फीट तक वाइड है। इसके गहराई लगभग 930 फीट का माना जाता है। इसके गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, इस केप में एक आईफेल जैसे टावर इजीली समा सकता है। इस गुफा के अंदर जाने के लिए केप ड्राइवर को सबसे पहले 20 मीटर नीचे जाना होता है, जहां से गुफा के अंदर जाने का ये रास्ता स्टार्ट होता है। अंदर जाने का ये रास्ता बहुत ही नैरो शेप का बना हुआ है, जहां से केवल एक्सपीरियंस केप ड्राइवर ही मुश्किल से जा पाते हैं। धीरे धीरे करके केप ड्राइवर्स जितने ही नीचे जाते जाएंगे, ये रास्ता उतना ही वाइड होता जाता है। लेकिन इस केप में एंटर करते ही केप ड्राइवर्स को सबसे बड़े जो चैलेंज का सामना करना पड़ता है, वो है एक्सट्रीम वाटर प्रेशर का। इतने गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, जिससे ड्राइवर्स के इक्विपमेंट बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। इसीलिए इस केप में ड्राइविंग करने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस केप का एल्टीट्यूड जो सी लेवल से मेजर किया जाता है, जो कि है 4921 फीट, जिसके कारण इस केप के अंदर ऑक्सीजन लेवल घट के 84% का रहता है। इसे आसान भाषा में समझे तो ड्राइवर्स जब पानी के गहराई में रहते हैं, तब उनके साथ मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसे पानी के अंदर सांस लेने के लिए यूज किया जाता है, गहराई में एक्सट्रीम पानी का प्रेशर रहने के कारण ड्राइवर्स के ब्रीदिंग से निकलता हुआ बहुत ही कम परसेंटेज नाइट्रोजन धीरे धीरे ऑक्सीजन सिलेंडर में जमा होने लगता है, जिससे सिलेंडर के अंदर का गैस टॉक्सिक हो जाता है। और इसी गैस को जब ड्राइवर्स इनहेल करते हैं, तब उनके बॉडी के ब्लड में बबल फॉर्मेशन होने लग जाता है, जो धीरे धीरे टिश्यू में डिसॉल्व होने लगता है। और ये नाइट्रोजन गैस ड्राइवर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होता है, जिसके कारण ड्राइवर्स मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेने में कठिनाई होता है। यहाँ तक कि ड्राइवर्स के बॉडी ऑर्गन डैमेज होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इन्हीं चीजों के ट्रीटमेंट के लिए ड्राइवर्स को ड्राइविंग करने के बाद एक खास प्रकार के चेंबर में रखा जाता है, जिसे डीकम्प्रेशन चेंबर भी कहा जाता है। इस चेंबर के अंदर ड्राइवर्स को उनके बॉडी के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले जाया जाता है और धीरे धीरे चेंबर के प्रेशर को नॉर्मल सरफेस के प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी प्रोसेस में ड्राइवर्स के ब्लड में मौजूद नाइट्रोजन ब्रीदिंग के मदद से धीरे धीरे बाहर निकल आता है और ड्राइवर्स बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हर साल इस केप को एक्सप्लोर करने के लिए हजारों केप ड्राइवर्स आते हैं और अपने ड्राइविंग स्किल को आजमाते हुए केप के सबसे डीपेस्ट एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उन्हें कई बार अपने लाइफ भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस केप को 1977 में माइक रैथबोन नाम के केप डाइवर ने पहली बार एक्सप्लोर किया था। उसके बाद 1996 में नुनो गोम्स इस केप को डाइव करते हुए केप के सबसे डीपेस्ट एरिया में जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि था 927 फीट। लेकिन इससे भी हैरानी की बात था, उस समय गोम्स केवल 14 साल का था। फिर 2004 में वर्ना बैन शेख नाम के एक फीमेल केप डाइवर ने इस केप के 725 फीट गहराई में जाके गिनीज वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल किया। इस रिकॉर्ड के 18 साल बाद 2022 में कारिन वैन नाम के एक फीमेल केप डाइवर ने 809 फीट डीप में जाके नया रिकॉर्ड बनाया। एक तरफ इस केप में केप डाइवर्स ने एडवेंचर और पागलपन के चलते गिनीज बुक में अपना नाम दाखिल किया, वही दूसरी तरफ इस केप में कुछ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ जो केप डाइवर्स के फैमिली के लिए बहुत ही पेनफुल था। 1994 साउथ अफ्रीका के वेनिगिंग सिटी में रहने वाले डियोन ड्रायर, जिन्हें एडवेंचर चीजों को करना बहुत ही पसंद था, जैसे कि जंगल में शिकार करना, कार रेसिंग करना, मोटरसाइकिलिंग और उसी के साथ साथ स्कूबा डाइविंग का भी बहुत ही शौक था। इसी शौक को देखते हुए क्रिसमस टाइम पे जब उन्हें कॉलेज से छुट्टी मिला था, उस टाइम साउथ अफ्रीका के केप डाइविंग ग्रुप उन्हें इन्वाइट करते हैं बुशमैन होल के अंदर केप डाइविंग करने के लिए, क्योंकि इससे पहले डियोन ने अपने लाइफ में 200 केप डाइव्स एक्सपीरियंस कर चुके थे। इसीलिए इस ग्रुप का प्लान था वो लोग इस केप के 492 फीट नीचे तक जाएंगे और डियोन बाकी केप डाइवर्स को डाइविंग सपोर्ट देगा। डियोन को एडवेंचर चीजों को करना बहुत ही पसंद था, इसीलिए वो इस केप को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। जिससे डियोन के फादर थियो, जिनका एज उस समय 51 था, डियोन्स को केप डाइविंग करने के लिए मना करते हैं। लेकिन डियोन अपने फादर को कहता है, मुझे अगर लाइफ में कुछ बनने का मौका मिले तो मैं अपने लाइफ के लिए डाइविंग को चुनूंगा। 17 दिसंबर डियोन्स और उनके डाइविंग टीम केप को एक्सप्लोर करने के लिए बुशमैन होल के अंदर जाते हैं। इस ग्रुप को अंदर जाते हुए कुछ मिनट्स ही हुआ था, तभी डियोन गुफा के अंदर 50 मीटर्स के डेप्थ में अचानक गायब हो जाता है
उनके साथ मौजूद केप डाइवर्स का कहना था अंदर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था, हो सकता है डियोन्स का ऑक्सीजन सिलेंडर टॉक्सिक गैस में बदल गया हो, जिससे डियोन सेंसलेस हो गया और केप के अंदर ही खो गया। इस घटना के बाद डियोन्स के बॉडी को ढूंढने के लिए सालों तक केप के अंदर रेस्क्यू टीम भेजा जाता है, लेकिन कोई भी इस केप के सबसे डीपेस्ट एरिया में जाके डियोन्स के बॉडी को रेस्क्यू नहीं कर पाता है। इस घटना के बाद डियोन्स के पेरेंट्स बहुत ही टूट चुके थे, जिन्हें अपने बेटे का चेहरा लास्ट बार देखने का भी मौका नहीं मिला था। लेकिन डियोन्स के कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होता। 10 साल बाद इस कहानी में एंट्री होता है डेव सॉ नाम के और एक केप डाइवर का, जो डियोन्स के फैमिली को ये प्रॉमिस करते हैं डेव अपने साथ केप के अंदर से डियोन्स के बॉडी को सही सलामत ले आएंगे। अक्टूबर 2004 ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले डेव सॉ, जो 50 इयर्स का था, जो प्रोफेशन में कैथाई पैसिफिक एयरवेज का पायलट और बहुत ही एक्सपीरियंस एक स्कूबा डाइवर था, जिन्हें केप डाइविंग का बहुत ही अलग पागलपन था। इसीलिए डेव सॉ और उनकी टीम भी पहुंच जाता है बुशमैन होल में इस केप को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन इस डाइविंग में डेव अकेला ही केप के अंदर जाते हैं और उनके फ्रेंड डॉन शार्ली उन्हें डाइविंग के लिए सपोर्ट दे रहा था, जो बाहर सरफेस में उनके आने का इंतजार कर रहा था। यहाँ पे डॉन शार्ली डेव का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, जिनका एज 48 ईयर्स था, जो साउथ अफ्रीका में एक टेक्निकल डाइविंग स्कूल चलाते थे। डाइविंग के लिए डेव ने अपने बॉडी में एक ब्लैक ड्राई सूट पहना था और अपने पीठ में रीब्रेदर सेट डाल रखा था, जो डिफरेंट एटीट्यूड में लिमिटेड अमाउंट ब्रीदिंग गैस सप्लाई करने के लिए यूज होता है। और उसी के साथ साथ डेव ने अपने साथ 6 ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किया था। उनके हाथ में एक रील था, जो गहराइयों से वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आने के लिए यूज किया जाता है। डेव इस डाइव में केप के सबसे डीपेस्ट एरिया में जाना चाहता था, जहाँ पे कोई भी डाइवर्स पहुंचा ना। डेव अपने हाथों में लगा हुआ VR3 कंप्यूटर मीटर चेक करते हैं। उन्हें दिखाई देता है वो अभी केप के 886 फीट के गहराई में है। डेव ये देखकर बहुत ही खुश होता है। उन्हें महसूस होता है बॉडी का थकान जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। डेव और भी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके लेफ्ट साइड में कुछ ऐसा नोटिस होता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। होता है डियोन डायर्स के बॉडी। डेव जब बॉडी के पास जाता है, उन्हें दिखाई देता है डियोन्स के ऑक्सीजन टैंक पास में ही पड़ा हुआ है, जो जंग लगने के कारण ब्राउन कलर का दिख रहा था। डियोन्स के बॉडी पूरी तरीके से स्केलेटनाइज हो चुका था और उनके फेस मार्क्स बहुत ही अजीब तरीके से स्कल में चिपक गया था। डेव इस बॉडी को केप्स के बाहर ले जाने के बारे में सोचते हैं और बॉडी को बाहर ले जाने के लिए अपने हाथों से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डियोन्स के बॉडी मड के अंदर पूरी तरीके से फंसा हुआ था, जिसे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत कोशिश करने के बाद डेव सोचते हैं वो ऊपर सरफेस में लौट जाएंगे और उनके दोस्त हार्ली को डियोन्स के बॉडी रेस्क्यू करने के लिए ले आएंगे। डेव सरफेस में लौट जाते हैं। हार्ली उन्हें ऊपर आने के लिए हेल्प करते हैं और उनके बॉडी का एक्स्ट्रा सिलेंडर को कलेक्ट करते हैं। डेव डाइविंग के बाद इतना कमजोर हो गया था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। इसीलिए हार्ली उनके बॉडी के ड्राई सूट को खोलने में हेल्प करते हैं और उन्हें आराम करने के लिए लेटा देते हैं। डेव उन्हें केप के अंदर के डाइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं और केप के अंदर 885 फीट में मौजूद डियोन्स के बॉडी के बारे में बताते हैं। उसी के साथ डेव हार्ली को ये भी कहता है वो डियोन्स के बॉडी को बाहर ले आना चाहता है। डेव कुछ दिन बाद डियोन्स के फादर थियो से मिलते हैं और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं वो डियोन्स के बॉडी को अपने साथ ऊपर ले आएंगे। जनवरी 2005 डेव और हार्ली दोनों मिलकर डियोन्स के बॉडी को सरफेस में ले आने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं और उनके साथ देने के लिए वैन शेक भी शामिल होते हैं, जो कि 2004 में बुशमैन होल के सबसे गहराइयों में जाके गिनीज वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल किया था। लेकिन डियोन्स के बॉडी को इतने गहराइयों से रेस्क्यू कर पाना उतना भी आसान काम नहीं था। इस रेस्क्यू में सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग काम था वो था केप के इतने डीप में वाटर प्रेशर को झेल पाना और इतने डीप में जाने के बाद थकान महसूस होना, और सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग काम था इतने डीप में डाइविंग के इक्विपमेंट्स ठीक से काम कर पाना। ये हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा था पानी की इतने गहराइयों से 10 साल पुराने कोई डेड बॉडी को रेस्क्यू करना, जिनमें खाली स्केलेटल ही बचा हुआ था। इसीलिए साउथ अफ्रीका के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर गॉर्डन हिल्स इस रेस्क्यू डाइविंग को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे और केप के अंदर होने वाले सारे सीक्वेंस को शूट करना चाहते थे। हिल्स डेव के बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसीलिए उन्हें इजीली परमिशन मिल जाता है। सॉ के प्लान के अनुसार उन्हें 9 डाइवर्स की जरूरत होगा जो डिफरेंट डेप्थ में डाइव करेगा और डेव सबसे डेप्थ में जाके बॉडी को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन रेस्क्यू करने के लिए डेव को और एक चैलेंज का सामना करना था। वो था डियोन्स के बॉडी में अभी सिर्फ स्केलेटन ही बचा हुआ है, जो ऊपर उठाने के बाद बिखर भी सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सॉ के वाइफ एंड सॉ उन्हें एक बैग सिल के देता है जो डियोन्स के बॉडी को ठीक से कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। रेस्क्यू के 2 दिन पहले डाइवर्स के लिए सारे नीडेड इक्विपमेंट्स बुशमैन होल के सामने लाया जाता है और अभी इंतजार था 12 जनवरी का, जिस दिन बॉडी को रेस्क्यू किया जाने वाला था।
डाइव स्टार्ट करने से पहले डेव बाकी डाइवर्स को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। डाइव करते टाइम कोई भी डाइवर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो खुद। अगर अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले खुद को उस प्रॉब्लम से डील करना होगा और तुम लोग मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो। Really must emphasize that the most important person on the dive is you. Okay? It's not me. For me, the most important on the dive is me. Okay? You must look after yourselves. If you have a problem, you deal with your problem and forget about me. डेव के फ्रेंड्स हार्ली डाइवर्स को और एक बात समझाते हैं, अगर ये काम मैं नहीं कर पाया या फिर डेव नहीं कर पाए तो हम लोग वहाँ पर ही स्टे कर जाएंगे और स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होगा। हम लोगों को रिकवर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस ड्राइव में सार्ली के द्वारा चुना गया टोटल 7 साउथ अफ्रीकन केप डाइवर्स रेस्क्यू में शामिल होने वाले थे। उन लोगों के साथ एक पुलिस का ग्रुप भी बुलाया गया क्योंकि उस केप से एक डेड बॉडी को रेस्क्यू करना था। डेव के प्लान के अनुसार सुबह के 6 बजे से डाइव स्टार्ट होगा। डेव अकेला ही बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे जाएगा और सभी केप डाइवर्स केप के अलग अलग डेप्थ में रहेंगे। या तो वो लोग डेव को नजर रखेगा या फिर डेव के साथ डियोन्स के बॉडी को ऊपर ले आने में हेल्प करेगा। डेव को बॉडी ले आते टाइम सबसे पहले सार्ली से मुलाकात होगा जो कि 725 फीट डेप्थ में रहेगा और डेव सार्ली को बॉडी दे देगा। अगर सब कुछ ठीक रहे तो 80 मिनट्स के अंदर ही डियोन्स के बॉडी को बाहर ले आना पॉसिबल होगा। 8 जनवरी 2005 सुबह के 6:13 में डेव सार्ली से हाथ मिलाते हैं और डेव केप के अंदर चला जाता है और जाने से पहले सार्ली को बोलते हैं मैं तुमसे नीचे 20 मिनट्स में मिलूंगा। डेव सिर्फ 11 मिनट्स के अंदर ही केप के सबसे डीपेस्ट एरिया में पहुंचने में कामयाब हुए थे, प्लान के टाइमिंग से भी 1.5 मिनट्स पहले। डेव अंदर डियोन्स के बॉडी तक पहुंच जाता है और जो बैग उनके वाइफ के द्वारा बनाया गया था डियोन्स के बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए, उस बैग में डियोन्स के बॉडी को रेस्क्यू करने लग जाता है। कुछ सेकंड बाद से ही डेव को नाइट्रोजन गैस इनहेल करता हुआ महसूस हो रहा था और उनके मेंटल स्टेबिलिटी धीरे धीरे अनबैलेंस हो रहा था। डेव जानते थे इस परिस्थिति में उन्हें लौट जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। डेव अंदर जाने के 30 मिनट्स बाद वैन शेख सार्ली को अंदर जाने का इंस्ट्रक्शन देता है और सार्ली केप के अंदर चला जाता है। सार्ली 725 फीट डेप्थ में पहुंच जाता है और अपने दोस्त देव के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा का टाइम बीत चुका था लेकिन डेव के आने का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सार्ली नीचे की ओर देखते हैं, अंदर का पानी साफ सुथरा रहने के कारण डियोन्स के लाइट का रिफ्लेक्शन ऊपर से ही दिख रहा था, लेकिन लाइट का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। डेव जाने के 29 मिनट्स बाद सपोर्टिंग डाइवर्स दुशांत और मार्क 492 फीट डीप में अपना डाइव स्टार्ट करते हैं। प्लान के अनुसार उन्हें 2 से 4 मिनट्स तक वेट करना था, लेकिन वो लोग 6 मिनट्स तक डेप्थ में रहते हैं, लेकिन डेव के आने का कोई भी हलचल नहीं दिख रहा। यहाँ तक पानी के अंदर सार्ली के ऑक्सीजन सिलेंडर नाइट्रोजन से भरने लगता है और सार्ली को केप के अंदर से ना चाहते हुए भी सरफेस में लौट आना पड़ता है। सार्ली को अकेला ही ऊपर आता देख बाहर मौजूद लोगों को अंदाजा हो चुका था केप के अंदर क्या हुआ है। अगले दिन उन्हीं के ग्रुप के एक सपोर्टिंग केप डाइवर्स जिनका नाम हार्वेस्ट था केप के अंदर जाके डेव के बॉडी को रेस्क्यू करते हैं। डेव की बॉडी पूरी तरीके से फूल चुका था और उनकी इक्विपमेंट से उनकी बॉडी पूरी तरीके से अटक गया था, इसीलिए हार्वेस्ट को डेव के बॉडी बाहर काट के ले आना पड़ता है और डेव के साथ ही डियोन्स के बॉडी को भी रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि डेव ने मरने से पहले डियोन्स के बॉडी को उस बैग में पूरी तरीके से पैक कर दिया था, जिससे डियोन्स के बॉडी को ऊपर ले आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। इस कहानी में डियोन्स के बॉडी को रिसीव करने का प्रॉमिस डेव ने हर हाल में निभाया, लेकिन इस वादे को निभाते हुए खुद के जान को सैक्रिफाइस करना पड़ा। उम्मीद करते हैं द रेस्क्यू ऑफ डियोन डायर्स की कहानी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।